Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु आर्य ट्यूटोरियल पे। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस, क्लियर है ना। अब लाइफ प्रोसेस में देखो, आप पीछे की बातें याद करो थोड़ी सी। हमें 4 प्रोसेस पढ़ने थे। पहला था न्यूट्रिशन, दूसरा था रेस्पिरेशन, तीसरा सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन और फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। सभी चीज़ों को हमने रिलेट करके भी दिखाया था किस तरीके से सभी प्रोसेस एक दूसरे से रिलेटेड है, क्लियर है ना। और हमारे लाइफ को सही तरीके से सस्टेन करने में हेल्प कर रहा है, इसीलिए इसे हम लाइफ प्रोसेस के नाम से बोल रहे हैं, जान रहे हैं, क्लियर है ना। अब देखो, वहाँ पे हमने 2 टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिया है। हमने 2 टॉपिक ऑलरेडी क्लियर कर लिया और वो भी बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, ठीक है ना। सबसे पहला हमने न्यूट्रिशन देखा और दूसरा हमने रेस्पिरेशन देखा। अब न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के बाद हमारा 2 टॉपिक और बच गया है। द थर्ड वन इज सर्कुलेशन यानी ट्रांसपोर्टेशन एंड द नेक्स्ट वन इज यानी लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हमारे तीसरे टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन। देखो, शुरू करने के पहले मैं कुछ बातें बतला देना चाह रहा हूँ। सर्कुलेशन में हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या। सर्कुलेशन मतलब चीजों का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट देखेंगे, ठीक है ना। और इसमें भी हम बेसिकली जैसे देख रहे थे पहले प्लांट का, एनिमल का, ऐसे ही यहाँ भी देखेंगे, ठीक है ना। जहाँ पे जिसकी जरूरत पड़ेगी वहां पे उसे देखेंगे हम। यहाँ पे जो हम सर्कुलेशन देखेंगे वो बेसिकली हायर एनिमल्स में देखेंगे, हायर ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे। लोअर ऑर्गेनिज्म का हम थोड़ा बहुत बस देख लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ क्या है, सिंपल सा बस सेल टिश्यू है, तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई उतना खासा स्टेप मतलब स्पेशलाइज सिस्टम नहीं वहाँ फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। अगर मैं एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो वहाँ पे सिंपली आ रहा है कुछ भी और बस मिल जा रहा है। उसके लिए कोई ले जाने और लाने वाला है नहीं, कहाँ लेके कहाँ जाना है, एक ही तो सेल है। आ रहा है समझ में ना। तो हम बेसिकली हायर ऑर्गेनिज्म में देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो मेन जो टॉपिक होगा ना हमारे सर्कुलेशन का, वो होगा ह्यूमन का। आ रहा है समझ में। ह्यूमन में जो सर्कुलेशन होगा वो मेन टॉपिक होगा हमारा। ये चलेगा 3-4 लेक्चर में, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है ना। तो खैर वो तो कोई इशू नहीं है, 4-5 जो भी हो हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। मैं ज़्यादा एक दिन में बहुत ज़्यादा वैसे भी करवाता नहीं हूँ, बस उतना ही पढ़ाता हूँ जितना आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसे भी आराम से बस पढ़ते चलेंगे हम लोग। और हाँ, देखो एक चीज़ मैं पहले ही बतला देता हूँ कि कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे। आप देखोगे, अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो आप, ठीक है ना, तो पीछे के वीडियो बिना देखे आगे मत देखना। अगर आप देख रहे हो ये वाला वीडियो, ठीक है ना, तो आपको ये कंप्लीट होना चाहिए कि आपने पीछे भी देख रखा है, ठीक है ना। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है मेरे साथ पढ़ने का। तो देख लो, यहाँ पे ध्यान से देखो। हम लोग शुरू करेंगे आज के इस टॉपिक, आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे क्या, सर्कुलेशन, क्लियर है ना। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। दोनों समवट एक्चुअली सेम ही है, ठीक है। बस कहाँ पे क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे ना, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। बेसिकली जब ब्लड का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, तो उसे हम बेसिकली सर्कुलेशन बोलते हैं। अदरवाइज सिंपली ट्रांसपोर्टेशन ही बोलते हैं। लेकिन सर्कुलेशन भी तो एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन ही हो गया ना, ठीक है। तो समवट दोनों सेम ही है। तो देखोगे यहाँ पे सिंपल सा डिफिनेशन लिख रखे हैं, वो जो कि ट्रांसपोर्टेशन का एक्चुअली डिफिनेशन है। किसका डिफिनेशन है, ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है ना। तो देखना, इट इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल। ध्यान से समझोगे, ये क्या है, डिफरेंट मटेरियल्स का मूवमेंट है, सेल के अंदर जा रहा है या फिर सेल से बाहर जा रहा है। इसी मूवमेंट को हम देखो सिंपल सा समझो, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। आप ट्रांसपोर्टेशन भी मत समझो, सिंपल ट्रांसपोर्ट समझो, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट समझते हो ना, चीजों को इधर से उधर जाना। जैसे गाड़ी घोड़े भी जा रहे हैं तो वो भी तो एक ट्रांसपोर्ट का मीन्स है ना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऐसे बोलते हैं ना। तो ये हम देख रहे हैं बस अपने बॉडी के अंदर देख रहे हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है ना कि बॉडी के अंदर किसका ट्रांसपोर्ट करेंगे। जैसे बाहर तो चलो हम पर्सन का ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, चीजों का ट्रांसपोर्ट करते हैं। बॉडी के अंदर किसका ट्रांसपोर्ट करना है, कहाँ से कहाँ पहुंचाना है, ठीक है ना। तो देखोगे यहाँ पे कि ये कहाँ हो रहा है, तो लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो चाहे वो लार्जर एनिमल्स हो, जैसे प्लांट या एनिमल्स। यानी इट टेक्स प्लेस, इट अकर्स इन ऑल द ऑर्गेनिज्म, इट अकर्स इन ऑल द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक समझते हो, बैक्टीरिया वगैरह की बात कर रहे हैं, टू लार्जर वंस लाइक प्लांट एंड एनिमल्स। सभी जगह हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन कुछ ना कुछ एक्सटेंट पे। बस अंतर ये है कि लार्जर ऑर्गेनिज्म में ना क्या होगा, तो स्पेशलाइज्ड होगा।
ये जो ट्रांसपोर्टेशन का जो जो कुछ भी ऑर्गन्स इसमें आएंगे ना, बिल्कुल स्पेशलाइज होंगे और एक अलग से एक सिस्टम ही फॉर्म करेगा ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। तो उसे देखेंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ट्रांसपोर्ट करना किसका है, ठीक है। जैसे नॉर्मल लाइफ में अगर हम गाड़ियों से बात करें, व्हीकल्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के, उससे हम चीजों का ट्रांसपोर्ट करते हैं, पर्सन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें किसी सामान को यहाँ से पहुंचाना है दिल्ली, तो हम ट्रेन का यूज कर लेंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो भी, ठीक है ना। तो हमने उस सामान को पहुंचा दिया। अब क्वेश्चन ये है कि बॉडी के अंदर ही रहना है ना, बाहर मत निकलोगे, बॉडी के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, यानी जो भी बस ट्रेन जो भी एरोप्लेन सब कुछ चलना है ना, सब बॉडी के अंदर ही चलाएंगे हम लोग। तो देखो, तो चीजों का ट्रांसपोर्ट क्या क्या होगा बॉडी के अंदर। सबसे पहले तो फूड का ट्रांसपोर्ट होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट जो कि बाहर निकलेगा। देखो ये सब चीज क्या हो गया, अंदर आ गए, ये बाहर निकला, ये बाहर निकला, वाटर अंदर भी आ रहा है, बाहर भी निकल रहा है, ठीक है। मिनरल्स हो गए, हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स आपने सुना होगा, आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, क्लियर है ना। तो रिप्रोडक्शन में जरूर आपने हार्मोन सुना होगा, और वैसे मैं सेकंड चैप्टर में ना हार्मोन्स बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, कहाँ से निकलता है, कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, कितने हार्मोन्स है, सबका फंक्शन, सबका टारगेट ऑर्गन, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी टॉट इन द सेकंड चैप्टर, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ समझो, तो इन सब चीजों का ट्रांसपोर्ट करना है बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरे जगह तक। तो यहाँ तक समझ गए, ट्रांसपोर्ट का मतलब चीजों का ट्रांसपोर्ट करना, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना हो गया। बॉडी के अंदर अगर बात करें ट्रांसपोर्ट किसका हो रहा है, तो इन सब चीजों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और भी चीजें हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ETC लगा दिया, एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखोगे ध्यान से, यहाँ पे अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होते हैं ना, वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देख लो, एक सिंपल ऑर्गेनिज्म, जैसे हम एक स्पॉन्जेस की बात कर लेते हैं, तो स्पॉन्जेस क्या करते हैं ना कि वाटर को सर्कुलेट करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू देयर बॉडी कैविटी। उसके बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं, कैविटीज होते हैं, उसी कैविटीज के थ्रू वो वाटर का ट्रांसपोर्ट कर देता है, क्लियर है ना। लेकिन अगर हम दूसरे तरफ देखें, ऑन द अदर हैंड, इफ वी सी अबाउट द लार्जर ऑर्गेनिज्म, अगर हम लार्जर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, तो उनके पास क्या होता है, उनके पास दे हैव ए वेल डेवलप्ड एंड स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम, अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर से यहाँ पे एक सिस्टम आया, डिफिनेशन सेम ही रहने वाला है पीछे वाला, बस थोड़ा सा चेंज होगा। यानी यहाँ क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो सर्कुलेशन यानी ट्रांस चीजों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने और लाने में हेल्प करेगा, वो क्या कहलाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएगा ह्यूमन का, ठीक है ना। और यही तो हमें पढ़ना है। यहाँ तक बेसिक डिफिनेशंस थे, इसे मैंने लिख दिया है, आप भी लिख लोगे इसे साथ में, है ना। वीडियो को रोक के आप इसे लिख लोगे, ठीक है ना, पॉज करोगे, लिखोगे, फिर आगे फिर हम मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ लेना कि ह्यूमन जैसे बड़े ऑर्गेनिज्म, लार्जर ऑर्गेनिज्म में क्या है, तो एक वेल डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड मतलब स्पेशल है ना, वो उसी काम को करने के लिए स्पेशलाइज्ड है, स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है इस पर्पस के लिए, और उसी को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसे जल्दी से नोट करो, फिर हम मिलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे, अब हम देखने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम किसका, तो ह्यूमन का। ह्यूमन बींग में सर्कुलेटरी सिस्टम देखने वाले, और इस टॉपिक में सर्कुलेशन यानी ट्रांसपोर्टेशन में ये हमारा मेन टॉपिक है। बस ये खत्म हो गया, समझ लेना सर्कुलेशन लगभग खत्म हो गया। प्लांट में ना बहुत ही कम पढ़ना है, ठीक है, वहां बस जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा एसेंट ऑफ सैप पढ़ेंगे जिससे कि क्वेश्चन बनते हैं, वहां देखेंगे चीजों का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, वहां पे कुछ लॉज वगैरह आएंगे, है ना, तो उन सब चीजों को देख लेंगे, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो क्या है, छोटा सा टॉपिक है, वो बस 10 से 15 मिनट में वो कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली जो हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो यहीं पे है, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग। तो जब तक ये सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग चलता है, बिल्कुल ध्यान से देखते रहोगे, क्योंकि यहाँ पे ना समझना ज्यादा है, ठीक है, और वैसे देखा जाए तो लाइफ प्रोसेस में ही समझना ज्यादा है। तो देख लो, सिंपल सा मैंने डिफिनेशन लिखा यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम का, ये डिफिनेशन आप सभी को पता होगा, ठीक है। मैं एक बार इसे बस पढ़ देता हूँ आपके लिए। ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इनसाइड द बॉडी, वही सेल के अंदर सेल के बाहर, ठीक है ना। तो इस तरह का सिस्टम को क्या बोल रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी को हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं, ये सब सारे चीज आपको अभी तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है ना। वैस्कुलर सिस्टम इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, ब्लड वेसल्स होते हैं ना, ब्लड वेसल्स, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऐसे करके। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम जो ह्यूमन का होता है, उसमें देखो बेसिकली क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। द फर्स्ट वन इज ब्लड। ये देखो मैंने ऑब्लिक करके लिम्फ दिया है,
एक्चुअली ब्लड एंड लिम्फ दोनों लिखना चाहिए मुझे, ठीक है, लेकिन लिम्फ इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ब्लड, लिम्फ भी ब्लड का ही एक पार्ट है, तो इन दोनों को ही हम पढ़ लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। वैसे लिम्फ हमारे सिलेबस में है नहीं, बस थोड़ा सा बस इसके बारे में पढ़ना है, लेकिन जब यहाँ पे शुरू करूंगा ना मैं, तो ब्लड और लिम्फ दोनों को डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिर हम ब्लड वेसल्स को पढ़ेंगे। ब्लड वेसल्स में हमें 3 पढ़ना है, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। कैपिलरी सिंपल सा है, आर्टरी वेन में डिफरेंस देखना है, वहां से क्वेश्चन लेकिन बन जाते हैं। द नेक्स्ट इज मस्कुलर हार्ट, और ये इंपॉर्टेंट है, फिर ये लंबा सा टॉपिक चलेगा, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है उसमें बेसिकली ना हम ब्लड और लिम्फ को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे पहला हेडिंग देख लो, पहले ही समझ लो, हम इन तीनों चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं ब्लड, ठीक है, और जब हम ये हार्ट पे पहुंचेंगे ना, तो फिर हम फंक्शंस वगैरह देखना शुरू करेंगे कि वहां पे किस तरीके से हार्ट काम कर रहा है, ठीक है ना। वहां पे हम देखेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे समझोगे ब्लड क्या है, तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब देखो ये समझ लो, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स प्रेजेंट इन देम, जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, उसके आधार पर बांटते हैं। आप 9th क्लास का ये थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे आप खुद से, या फिर मैं 9th क्लास का जब वीडियो डालूंगा टिश्यू का तो आप उसे पढ़ लेना, अभी तो 9th में एक्चुअली सेल ही चल रहा है। तो ध्यान से देखना यहाँ पे, तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एक मतलब टाइप है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का, विच इज रेडिश इन कलर, लाल होता है कलर में। आपको पता है क्यों होता है लाल? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन भी आपको मैंने बताया है पीछे, हेमोग्लोबिन याद करो, एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी कर रहा था, रेस्पिरेशन में बताया था मैंने, तो इसीलिए इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे रेस्पिरेटरी पिगमेंट, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने वाला जो होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल, याद है ना। चलो तो ये सब समझ गया आप। आगे देखना ब्लड करता क्या है। ब्लड हेल्प्स इन सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। कैसे? तो बाय सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स। देखो क्या सप्लाई करेगा, न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा और साथ साथ ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। किसको? तो सेल को। सेल तक क्या सप्लाई करेगा? न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन। क्लियर है ना? लिविंग सेल तक ये दोनों चीजों को सप्लाई करेगा, और साथ ही साथ उस लिविंग सेल में रिएक्शन होगा, वहां कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, तो उसे वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेगा? रिमूव करेगा। और समझ में, वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेगा? तो रिमूव करेगा उस सेल से, ताकि उस सेल को छुटकारा मिल जाए उस वेस्ट प्रोडक्ट से, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है ना वो बेसिकली टॉक्सिक होते हैं। वो अगर जमा हो गया हमारे बॉडी में तो फिर बॉडी पे पॉइजनस हो जाएगा, बॉडी के सेल फिर मरने शुरू कर जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए उसे बाहर भी निकालना, और ये सब मैंने पहले ही भी बताया आपको। अब देखो आगे याद रखोगे कि एवरेज एडल्ट जो होता है वो 5 से 6 लीटर ब्लड कंटेन करता है। यहाँ पे देखो एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे देखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ जैसे हेमोग्लोबिन है। अब हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बाइंडेड है, ठीक है ना, या हेमोग्लोबिन बोलो या ब्लड ही बोल लो तुम, ठीक है ना। तो ये ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन अगर बाइंडेड है तो इस टाइप के ब्लड को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आगे आएगा इस टॉपिक में, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिख रहा है ना? चलो ठीक है। अगर इसी में O2 के जगह, यानी ब्लड में O2 के जगह अगर CO2 बाइंडेड हो, ठीक है ना, तो इसी को हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये दो चीज आप लिख लेना कहीं नोट करके, ठीक है ना। यहाँ भी हेमोग्लोबिन में ये एक्चुअली देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाइंड होगा ना ब्लड में, वो बेसिकली प्लाज्मा के साथ बाइंड होता है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ हेमोग्लोबिन नहीं लिखा है। तो बेसिकली ब्लड मिक्स विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड मिक्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है ना? इतना आपको क्लियर हो गया होगा, तो इतना आप नोट करोगे। उसके बाद हम मिलते हैं ब्लड में क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है ब्लड के कंपोजिशन के साथ, और उसके बाद एक एक चीज को हम वहां डिटेल में देखेंगे, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सभी को, और उसी के साथ साथ लिम्फ भी देखेंगे हम, ठीक है ना। इसे जल्दी से नोट करोगे। तो देखना बच्चों, यहाँ पे ब्लड के बारे में देखने जा रहा है, ठीक है ना। तो देख लो ध्यान से कि ब्लड में एक्चुअली ब्लड का देखते हैं कि किस किस कंपोनेंट्स का बना हुआ है, ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो देख लो ब्लड में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहला प्लाज्मा है और दूसरा क्या है? कॉर्पसल्स है। अब देख लो कॉर्पसल्स में ही आ जाते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तीसरा प्लेटलेट्स आता है भाई, चलो यहाँ लिख देता हूँ प्लेटलेट्स, है ना, नंबर ये हो गया हमारा सी। तो ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी और सी इज प्लेटलेट्स, ये 3 आ जाएंगे कॉर्पसल्स में।
और प्लाज्मा में देख लो क्या है, प्लाज्मा जो एक्चुअली जो फ्लूइड है ना जिसमें ये सारे सेल्स प्रेजेंट हो, इसे मैट्रिक्स भी बोलते हैं हम, तो उसी फ्लूइड को ही बेसिकली हम प्लाज्मा बोल रहे हैं। प्लाज्मा में देखो क्या क्या है, तो प्लाज्मा में बेसिकली वाटर है, और ब्लड भी देखो ना तो लिक्विड है, यानी वाटर ही तो है बेसिकली। तो 90 to 92% वाटर हो गया, कुछ ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए, जैसे देखो ग्लूकोज हो गया तुम्हारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है ना, यूरिया यूरिया हो गया तुम्हारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, कुछ ऐसे ही नाइट्रोजीनियस वेस्टेज होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। साथ ही साथ देखो कुछ इंटरमीडिएट सब्सटेंस, इंटरमीडिएट सब्सटेंस का मतलब हुआ कि जो कुछ समय कभी प्रेजेंट हो कभी नहीं भी हो, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट सब्सटेंस जैसे यहाँ लैक्टिक एसिड, आपको याद होगा जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करता है ना हमारा बॉडी, तो वहां पे लैक्टिक एसिड बनता है। रेस्पिरेशन आप पढ़ रखे हो, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड बन रहा था मसल सेल्स में, तो वो आपको मिलेंगे कहाँ, ब्लड में ही तो मिलेगा ना ऑब्वियसली, आ रहा समझ में। तो यहाँ पे ब्लड में आपको कभी कभी लैक्टिक एसिड मिल सकता है, जरूरी नहीं हो कि हर समय मिले आपको, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट सब्सटेंस हो गए। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे एल्बुमिन होते हैं, फिब्रिनोजीन्स होते हैं। तो फिब्रिनोजेन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, ये भी क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। ये भी ब्लड को क्लॉट करने में, एक्चुअली ब्लड का क्लॉटिंग ना एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है, उसे अभी हम नहीं पढ़ेंगे। ब्लड क्लॉटिंग आगे की क्लास में मिलेगा पढ़ने को, ठीक है ना। ब्लड क्लॉटिंग इवन जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट होते हैं ना, इवन उससे भी आगे वाले एमएससी वाले, उन लोगों को भी पढ़ना होता है ये ब्लड क्लॉटिंग। उसका उसके पूरे 11-12 फैक्टर्स होते हैं, सभी को पढ़ना होता है एक एक करके, उसमें बहुत सारे रिएक्शंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो हम बेसिकली देखेंगे कि प्लेटलेट्स बस ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, लेकिन आप याद रखोगे कि जो प्लाज्मा में भी कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है जैसे फिब्रिनोजेन, ये भी क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। ये जरूर आप याद रखोगे, ठीक है ना। आगे देख लो, आप देखते हैं कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स का मतलब सेल, कॉर्पसल्स का मतलब सेल। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलो या रेड ब्लड सेल्स बोलो, ठीक है ना, सेम ही बात है। देखो अब इसमें बेसिक चीजें इसके बारे में आपको पता होगा कि आरबीसी बाइकनकेव होता है, ठीक है ना, उसका कलर रेड होता है ड्यू टू हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। बस मेन चीज देखते हैं हम, फंक्शन। तो आरबीसी का मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम ब्लड टू द टिश्यू वेयर इट इज यूटिलाइज। ब्लड ब्लड अब ब्लड में कहां से आएगा, तो आपको याद करो रेस्पिरेशन, आप रेस्पिरेशन याद करो, वहां जब एक्सचेंज करवाए थे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एल्बियोली के पास, तो एल्बियोली से ऑक्सीजन आ गया था कहाँ, ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया था, और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड चला गया था एल्बियोली में, जिसे हम बाहर एक्सहेलेशन के थ्रू हमने एनवायरमेंट में छोड़ दिया था। याद है ना आपको, चलो ठीक है, याद नहीं है तो रेस्पिरेशन वाला लेक्चर देख लोगे, ठीक है। तो यहां समझ गया आप। अब ये जब आ जाएगा टिश्यू के पास या सेल के पास, तो इसका यूटिलाइजेशन होगा, रेस्पिरेशन में ही तो यूटिलाइज होगा, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी देख लो, डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन है ना पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करना, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में देखो ये दो तरह के सेल्स है, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट है ना, इसमें ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसलिए ग्रेन्यूल्स मींस दानेदार स्ट्रक्चर जैसे राइबोसोम टाइप होते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट में आते हैं बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, कुछ भी नहीं पढ़ना है हमें, नाम याद रखो वही काफी है, ठीक है ना। और ए ग्रेनुलोसाइट में आते हैं लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ये देखो लिम्फोसाइट जो है ना, लिम्फोसाइट जो है यही तो इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है ना। अब देखोगे ध्यान से, यहाँ मैंने एक नोट लिखा है, डब्ल्यूबीसी हेल्प इन फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब याद करो फिर से आप, 9th में आपने साइटोसिस पढ़ा होगा, ठीक है ना, मैंने 9th का वीडियो डाल रखा है साइटोसिस का, ठीक है ना, उसे आप देख लोगे अगर यहाँ पे मन करे तो, ठीक है, इसे अगर सही तरीके से समझना हो तो फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है, ठीक है ना। फैगोसाइटोसिस का मतलब ना कि सॉलिड पार्टिकल का सेल के अंदर इनगल्फमेंट होना, वो भी बल्क में, जैसा ऑस्मोसिस में मॉलिक्यूल वाइज होता है, लेकिन साइटोसिस में बल्क में हो जाता है, ठीक है। चीजों को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया, उस वीडियो में देख लोगे आप, या फिर मैं इस वीडियो में ना डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा उसका। एंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आपको पता है, हेल्थ एंड डिजीज आपने पढ़ा होगा, व्हाई डू वी फॉल इल, वहां एंटीबॉडीज बन रहे थे, तो वो भी डब्ल्यूबीसी के थ्रू ही बनते हैं, ठीक है ना, टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। और इसीलिए तो डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं सोल्जर ऑफ बॉडी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, नीचे जगह नहीं है, सो डब्ल्यूबीसी इज कंसीडर्ड, दिख रहा है ना, चलो ठीक है, कंसीडर्ड एज सोल्जर ऑफ बॉडी। ये मैंने इसे यहां पे लिख दिया है, ठीक है ना। तो इसीलिए डब्ल्यूबीसी को हम सोल्जर कंसीडर करते हैं। द नेक्स्ट इज प्लेटलेट। प्लेटलेट भी एक कॉर्पसल्स है, इसमें बस एक लाइन लिख लोगे, हेल्प्स इन
हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है ना। ये क्या करेगा, तो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करेगा। अगर आपको ब्लड क्लियर हो गया होगा तो देखो मैं यहीं पे लिम्फ बता दूंगा आपको, ठीक है ना, इसे मैं अलग से कहीं बताऊंगा नहीं, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से समझोगे। ब्लड में बेसिकली क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा होता है, कॉर्पसल्स होता है और प्लेटलेट्स, कॉर्पसल्स होता है जिसमें कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मा और कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ये तीन चीज होते हैं। अब देखो ध्यान से समझोगे कि लिम्फ क्या होता है, ठीक है ना। तो लिम्फ एक्चुअली ब्लड का ही पार्ट होगा, वो पार्ट होगा जो ब्लड में से पहुंचेगा टिश्यू के पास। और समझ में, इसे लिम्फ को ना हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, क्योंकि वो ब्लड में से मतलब कि छन के या ब्लड में से ब्लड के ही कुछ कंपोनेंट सेपरेट होके चले जाएंगे टिश्यू के पास, और उसे हम बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ बोलेंगे, ठीक है ना। क्या क्या जाएगा वो बेसिकली हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। तो वहां पे जो जाता है ना, वो बेसिकली जाता है तुम्हारा डब्ल्यूबीसी खास करके, आ रहा समझ में। उसमें देखो सबसे पहले तो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होंगे, यानी कि प्लेटलेट्स नहीं होंगे, साथ ही साथ प्लाज्मा होगा, लेकिन प्लाज्मा में भी जो क्लॉटिंग फैक्टर है, प्लाज्मा में भी जो क्लॉटिंग फैक्टर है, ये सब बिल्कुल नहीं होंगे। और साथ ही साथ वहां पे कौन प्रेजेंट होगा, तो डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होगा, यानी प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी इज इक्वल टू लिम्फ। अगर मैं एक लाइन में बोलूं ना, तो प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी को लिम्फ बोलते हैं, लेकिन प्लाज्मा भी पूरा नहीं होगा, याद रखना प्लाज्मा भी पूरा नहीं होगा। यहाँ पे देखो कुछ कॉन्सेप्ट से मैं बतला देना चाह रहा हूँ आपको, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, इसे जल्दी से लिख लोगे आप, ठीक है ना, मैं पूरा ही इरेज कर दूंगा। देखोगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। लिम्फ में ना अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इवन मैं जब 10th में था तो मुझे भी कंफ्यूजन होता था लिम्फ में, ठीक है। लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा, ठीक है ना, इतना तो भरोसा रखो। तो देखोगे ध्यान से समझोगे चल क्या रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो हम यहाँ पे ना बेसिकली लिम्फ देखने वाले हैं। क्या देख रहे हैं हम, लिम्फ देख रहे हैं, ठीक है ना। अब लिम्फ देखो है क्या, और लिम्फ जानने के पहले यहाँ पे एक चीज और भी मैं बता देता हूँ। एक होता है सीरम, ठीक है ना, और एक होता है लिम्फ। ये दोनों ही ब्लड का ही कंपोनेंट है। जैसे देख लो यहाँ ब्लड है, ठीक है ना। अब ब्लड से ही सीरम बनता है, ब्लड से ही लिम्फ बनता है, ठीक है ना। ये क्या होता है ना कि ब्लड में से सीरम क्या होता है ना कि ब्लड में से, ब्लड मतलब सारा चीज आ गया, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स प्लाज्मा सब कुछ। ब्लड में से तुम प्लेटलेट्स को हटाओ, ब्लड में से प्लेटलेट्स को यानी क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दो, यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर्स जो प्लाज्मा में भी था वो भी। क्लॉटिंग फैक्टर्स को जैसे ही हटाओगे तो ये बचेगा क्या, सीरम। सीरम का एग्जांपल होता है ह्यूमन फीमेल का मेंस्ट्रुअल ब्लड। मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है ना वो क्लॉट नहीं करता है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है ना। नहीं पता हो तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वो एग्जाम्पल है सीरम का, ठीक है ना। वहां पे प्रेजेंट क्या क्या है फिर, तो क्या क्या प्रेजेंट है देखो ना, मैंने सिर्फ प्लेटलेट्स को ही हटाया ना, तो क्या क्या प्रेजेंट है, तो प्लाज्मा प्रेजेंट है, आरबीसी प्रेजेंट है और डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है। सो दिस इज कॉल्ड सीरम। अब यही अगर लिम्फ की बात करूं मैं, तो लिम्फ में देखो क्या है, तो ब्लड माइनस आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स भी मैं लिख सकता हूं, ठीक है ना। प्लेटलेट्स यानी यहां पे मैं और लिख देता हूं क्लॉटिंग फैक्टर्स, आ रहा है समझ में। सो ब्लड में से ये घटा दो, ठीक है। तो बचा क्या, अच्छा इसी को हम बोल रहे हैं लिम्फ। इसमें क्या बचा फिर, तो इसमें तुम्हारा बच गया, एक तो प्लाज्मा बचा ना, प्लाज्मा तो बचा ही बचा, लेकिन अब पूरा प्लाज्मा भी नहीं बचा है, प्लाज्मा में से भी कुछ कुछ घट गए हैं, ठीक है ना, वो अंडरस्टूड है। प्लाज्मा बचा प्लस डब्ल्यूबीसी बचा, यही तो दो चीज बचे, ठीक है। अब ये दो चीज बचा तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लिम्फ बोल रहे हैं। सो ये हो गया हमारा लिम्फ और ये हो गया हमारा सीरम। सीरम हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है ना, हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, लिम्फ पढ़ना है। तो लिम्फ आपको यहाँ पे बेसिक आइडिया मिल गया होगा क्या है, तो प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी इज इक्वल टू लिम्फ, इसी को हम कंसीडर करते हैं लिम्फ। अब देखो लिम्फ हम अलग से क्यों पढ़ते हैं, ये तो है तो ब्लड का ही ना पार्ट, फिर इसे अलग से क्यों पढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझोगे। देखोगे
इसे मैं एक डायग्राम बना के समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझोगे। देखना यहाँ पे, मान लो इस तरीके से एक, चलो सही से इसको बनाते हैं हम, क्या करते हैं ना, ये ऐसे, ये है तुम्हारा ब्लड कैपिलरी। आ रहा है समझ में? ब्लड कैपिलरी अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम थोड़ी देर में फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये है तुम्हारा क्या, ब्लड कैपिलरी। अब देखो ब्लड कैपिलरी में क्या जा रहा है, इस ब्लड कैपिलरी में जा रहा है क्या, तो ब्लड ही तो जा रहा है। इस ब्लड कैपिलरी में क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। ब्लड, जब मैं ब्लड बोलूं तो आप समझोगे प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सब कुछ, ठीक है ना। यहाँ ब्लड फ्लो कर रहा है। अब देखो ये कैपिलरीज जो होते हैं ना, वो हमारे बॉडी के लगभग हर पार्ट में होते हैं, लगभग क्या होते ही हैं, ठीक है। जहां आर्टरी वीन्स नहीं पहुंचते ना, वहां तक भी तो कैपिलरीज पहुंच जाते हैं, तभी तो हमारे बॉडी के एक एक पार्ट तक ब्लड पहुंच पाता है, और ब्लड के ही हेल्प से ना फिर डिफरेंट चीजों का ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो यहां समझोगे, यानी इस कैपिलरी के आसपास में क्या है, तो टिश्यू है, ये टिश्यू के बीच में घिरा पड़ा है। आ रहा समझ में? अब देखो होगा क्या, इस ब्लड से, यानी इस कैपिलरी से, कैपिलरी के वॉल बहुत ही पतले हो जाते हैं, आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आर्टरी वीन कैपिलरी इसके बाद करवाऊंगा, वहां आप समझ लेना, ठीक है ना। तो यहां समझोगे क्या हो रहा है कि ब्लड में से, ब्लड के कुछ पार्ट्स क्या हो रहा है ना, यहां से डिफ्यूज करके, ठीक है ना, डिफ्यूज करके कहां जा रहा है, टिश्यू में जा रहा है। और वो पार्ट कौन डिफ्यूज कर रहा है, तो प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी, ये डिफ्यूज करके कहाँ आ गया, टिश्यू में आ गया। तो टिश्यू ये कहाँ आ गया, टिश्यू में, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, टिश्यू फ्लूइड बोल रहे हैं। आ रहा समझ में? इसको क्या बोल रहे हैं, टिश्यू फ्लूइड बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ को। अब देखो लिम्फ का फंक्शन क्या होगा, यहीं पे समझना। देखो सबसे पहले लिम्फ में क्या क्या प्रेजेंट है वो देखते हैं, और ब्लड का तो फंक्शन हम पढ़ ही चुके हैं, उसी से रिलेट करके इसे समझ लेंगे। तो यहाँ प्लाज्मा प्रेजेंट है। प्लाज्मा किसका ट्रांसपोर्ट करता है बाबू, याद करो। तो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कर रहा था न्यूट्रिएंट का, अगर मैंने नहीं बताया तो याद रखना। देखो जो हमारा आरबीसी होता है ना, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, बाकी सब चीजों का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा करता है। सिंपल से याद रखो, ठीक है ना। वैसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन आरबीसी करता है, लेकिन उसे आप साइड में रखो, बाकी सारे चीजों का ट्रांसपोर्टेशन जो होना है ना, वो कौन करेगा, तो प्लाज्मा ही करेगा। याद हो गया ना आपको? चलो तो ध्यान से देखना। तो ये जो है ना, ये न्यूट्रिएंट्स और जो वेस्ट मटेरियल होंगे उनका ट्रांसपोर्टेशन करेगा। अब कैसे करेगा समझना इस बात को। और ये क्या कर रहा है, ये तो देखो ना, ये फाइट करेगा ना, ये फाइट करेगा। तो एक्चुअली हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम, एक सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम समझ रहे होगे आप, जिसमें लिम्फ आएगा और लिम्फ वेसल्स आएंगे। जैसे ब्लड वेसल होता है जिसमें ब्लड फ्लो करता है, वैसे ही लिम्फ वेसल्स हो जाते हैं जिसमें कौन फ्लो करेगा, तो लिम्फ फ्लो करेगा। क्लियर है ना? तो वो लिम्फेटिक सिस्टम एक तरह से ना हमारे बॉडी के इम्यूनिटी से रिलेटेड है, यानी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है लिम्फेटिक सिस्टम, क्योंकि उसमें बेसिकली प्रेजेंट कौन है, तो डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है। अब यहीं पे एक चीज समझोगे, इसे ना मीडिएटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्यों बोलते हैं समझना, इसी चीज को बेसिकली हमें बहुत ही ध्यान से समझना है। यहाँ पे देखो हुआ क्या, यहाँ पे टिश्यू में क्या क्या आ गया है, प्लाज्मा आ गया, डब्ल्यूबीसी आ गया। अब जब प्लाज्मा आया होगा तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह को लेके आया होगा, डब्ल्यूबीसी तो समझ ही रहोगे इन्फेक्शन से फाइट करने वाला है। अब देखो क्या होगा, टिश्यू में आ गया ना, अब टिश्यू में प्लाज्मा से जो कुछ भी न्यूट्रिएंट प्लाज्मा ने, मतलब प्लाज्मा के पास है जो कैरी करके ला रहा है, उसे कौन ले लेगा, टिश्यू ले लेगा। अब टिश्यू इससे कौन ले लेगा, तो टिश्यू ले लेगा। अब टिश्यू जो भी बेस्ट प्रोडक्ट पैदा करेगा, तो ध्यान से यहाँ पे समझना है, इस बेस्ट प्रोडक्ट को पहुंचाना है बाहर, ठीक है। फिलहाल तो यहां से तो हटा देना है, यहां से ब्लड में पहुंचा देना हमें, फिर ब्लड के बाद वो कहीं जाए वो हम एक्सक्रीशन में पढ़ लेंगे, ठीक है ना, कि कहाँ जाएगा या नहीं जाएगा। फिलहाल तो यहाँ से उससे हमें छुटकारा मिलना चाहिए, क्योंकि सेल में रहेगा तो सेल को टॉक्सिक कर देगा। तो यहाँ टिश्यू में बना, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बने, अब इनको बाहर निकलना है। तो ये देखो दो रास्ता अपना सकता है, एक तो डायरेक्ट ब्लड में चला जाए, ठीक है ना, और एक क्या है कि इस प्लाज्मा के थ्रू चला जाए, इस प्लाज्मा में चला जाए, और ये प्लाज्मा फिर लेके कहीं चला जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा भी तो इन सब चीजों को कैरी करता है ना, याद करो आप। तो अब आप समझो इसके लिए आसान कौन है, यहाँ पे जाके डिफ्यूज होना, या फिर जो प्लाज्मा इस टिश्यू में ऑलरेडी मिला हुआ है,
जो प्लाज्मा इस टिश्यू में ऑलरेडी प्रेजेंट है आसपास में, बस उसमें घुल मिल जाना। बिल्कुल यही तो आसान है इसके लिए। या यूं कहो ना कि टिश्यू से जैसे ही ये निकलेगा ना, तो उसके आसपास वाले जो प्लाज्मा है ना, उसको क्या करेगा, अपने में घुला लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब क्या होगा, यहां से क्या होगा ना, एक अलग ही निकलेगा वेसल, जिसको हम क्या बोलेंगे, लिम्फ वेसल बोलेंगे। यहां से क्या निकला, लिम्फ वेसल्स। अब लिम्फ वेसल फिर फाइनली ना ब्लड वेसल में ही जाके कनेक्ट हो जाएगा, विच फाइनली कनेक्ट इनटू ब्लड वेसल। आराम समझ में, ये फाइनली फिर ब्लड वेसल में ही चला जाएगा। तो फाइनली तो ब्लड में ही चला गया ना, लेकिन यहाँ पे डिफ्यूजन वगैरह कुछ भी नहीं करवाना पड़ा, आराम से यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ और फिर यहाँ से चला गया। आपने पढ़ा होगा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में याद करो, वहां पे भी एक्चुअली ना लिम्फ वेसल ही प्रेजेंट होते हैं, जो चीजों को एब्जॉर्ब करता है। जहां आपने विलाई पढ़ा होगा, तो विलाई के अंदर ना लिम्फ वेसल ही प्रेजेंट होते हैं जो उसे एब्जॉर्ब करे। और उस लिम्फ वेसल को एक स्पेशल नाम देते हैं, उसे लैक्टियल बोलते हैं। उस लिम्फ वेसल को ना हम लैक्टियल नाम से जानते हैं, यानी जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एक प्रेजेंट था, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लिम्फ वेसल प्रेजेंट होते हैं उसे हम लैक्टियल के नाम से जानते हैं। आप इसे चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखो, इसने मीडिएटर का काम किया एक तरीके से। देखो ध्यान से देखना, जैसे मुझे जाना था दिल्ली, ठीक है, किसी दोस्त को एक सामान पहुंचाना था। अब उसके लिए स्पेशल मुझे दिल्ली जाना है, लेकिन मुझे पता चला कहीं से कि मेरा कोई दूसरा दोस्त है जो दिल्ली जाने वाला है, या कोई भी दिल्ली जाने वाला है मेरे आस पड़ोस का। तो मैंने क्या किया ना, उसे अपना सामान दे दिया और बोला सुनो उसे जाके पहुंचा देना, उसका एड्रेस दे दिया मैंने। तो ये मेरे लिए मीडिएटर का काम किया कि नहीं। तो वैसे ही ये भी तो मीडिएटर का ही काम कर रहा है, जाना है ब्लड के पास लेकिन इसके थ्रू होके गया, आ समझ में, खुद नहीं गया। तो ये मीडिएटर का काम करता है। आगे समझोगे यहाँ पे एक चीज और हमारा लिम्फ कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी में ना ब्लड का एक वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे चीजों को मेंटेन करता है ब्लड, हमारे टेम्परेचर वगैरह को भी मेंटेन करता है ब्लड, ठीक है ना। तो और सब चीजों को ना बिल्कुल प्रॉपर वे में रखता है ब्लड, ठीक है। तो ब्लड का एक वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। देयर शुड बी ए कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मैंने क्या बोला कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट। जो वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम, तो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो शुड बी कांस्टेंट। अब देखो सपोज दैट कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय तो ब्लड लॉस होगा, अचानक से ब्लड लॉस होगा ढेर सारा। अब वहां पे क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम अचानक से घटेगा, ठीक है ना। अब उस इमरजेंसी कंडीशन में फिर उसे हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो देखते होगे ना, सबसे पहले ब्लड ही तो चढ़ाया जाता है ताकि वॉल्यूम को मेंटेन किया जा सके। लेकिन थोड़े समय के लिए ना हमारा बॉडी भी डिफेंस सिस्टम में खुद से उस वॉल्यूम को बढ़ा लेता है। कैसे बढ़ा लेता है समझना, देखो क्या करता है। ये जो है ना लिम्फ एक्चुअली हमारे बॉडी में वॉल्यूम ऑफ जो ब्लड है उससे भी कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, तो भाई एब्जॉर्बिंग एंड सिक्रेटिंग द प्लाज्मा, यानी कि एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग द प्लाज्मा। जब बॉडी में प्लाज्मा का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा तो एब्जॉर्ब कर लेगा, जब घट जाएगा तो अचानक से फिर ब्लड मतलब कि ब्लड वेसल में फिर से दे देगा। तो इस तरह से ब्लड वेसल में जो वॉल्यूम है ब्लड का वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए यहां पे अगर ऐसा हुआ ना, तो क्या करेगा, सारा जो भी प्लाज्मा है प्रेजेंट इस लिम्फ के पास, उसे क्या कर देगा, दे देगा किसे, ब्लड वेसल को, ताकि वो जो वॉल्यूम है ना थोड़ा बहुत मेंटेन्ड हो सके और बॉडी बैलेंस में रह सके, ठीक है ना। एक और एग्जांपल समझो, चलो एक्सीडेंट नहीं, इस बार केस देखते हैं हम कि अचानक से क्या हुआ, अचानक से नहीं, ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं ना, ब्लड जहां डोनेट किया जाता है, वहां जाके मैंने ब्लड डोनेट किया, ठीक है ना। ब्लड वैसे डोनेट करना चाहिए, लेकिन आप लोगों को नहीं करना है। अगर 18 प्लस हो तो कर सकते हो, बिल्कुल ब्लड डोनेट करने से बहुत सारा फायदा होता है, हमारे बॉडी में नए सेल्स बनते हैं, ठीक है ना। ब्लड डोनेट करने से इवन हार्ट अटैक के चांसेस भी कम जाते हैं। चलो छोड़ो उसे, यहां देखना, तो जो भी अगर इंसान ब्लड डोनेट करता है, जैसे एक बार ब्लड डोनेशन में लगभग 400 ml ऑफ ब्लड निकाल लेते हैं वो लोग, एक यूनिट जिसमें 300 से 400 ml ब्लड होता है, ठीक है ना। अब वो 300 से 400 ml ब्लड जैसे निकलता है ना बॉडी में, पूरा बॉडी में ना पसीना आ जाता है, कभी करके देखना, ठीक है ना। मैंने तो किया है 2-3 बार, ठीक है।
पूरा बॉडी में ना पसीना आ जाता है। इवन अगर ठंड जाड़े का दिन भी है ना तब भी पसीना आ जाएगा तुम्हें, क्योंकि समझ रहे हो ना, वॉल्यूम कमा, बॉडी के अंदर के रिएक्शंस वगैरह समझ रहे हो, उथल पुथल हो जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद नॉर्मल कैसे हो गया? क्या उतना ब्लड अचानक से बन गया क्या? तो अचानक से तो ब्लड नहीं बना, लेकिन उस ब्लड के वॉल्यूम को अचानक से मेंटेन कर लिया गया विद द हेल्प ऑफ लिम्फ। लिम्फ के पास जो कुछ भी था ना प्लाज्मा, इसने देखा कि बॉडी में ना इमरजेंसी कंडीशन आ गया है, बॉडी में इमरजेंसी कंडीशन आ गया है, तो उस प्लाज्मा ने सारे मतलब उस लिम्फ ने सारे प्लाज्मा को भेज दिया कहाँ? ब्लड वेसल में। अब कंट्रोल्ड हो गया यहाँ पे। तो यानी मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो मैंने अगर आज ब्लड डोनेट किया 400 ml, तो वो 400 ml लगभग मेरे ब्लड वेसल में आ गए हैं दोबारा से। लेकिन कंडीशन ये है ना कि इस बार जो सेल का नंबर है वो कम है, क्योंकि प्लाज्मा ही ना सिर्फ आया है, प्लाज्मा ही तो बेसिकली आया है, आ रहा समझ में। लेकिन अभी आरबीसी डब्ल्यूबीसी तो बनने हैं ना नए वाले, तो उसे तो टाइम लगेगा अभी बनने में, बनेगा आराम से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे क्या हुआ कि वॉल्यूम क्या हो गया हमारा? मेंटेन्ड हो गया। तो देखो लिम्फ का जो एक्चुअली है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैंने सही तरीके से समझाया यहाँ पे और आपको समझ में भी आ गया होगा। इन सब चीजों को ना क्या करना, आप एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि यहाँ मैंने जैसे तैसे लिख दिया है, ठीक है, या फिर मैं कोशिश करता हूँ इसे मैं खुद से लिख देता हूँ, ठीक है ना। आप क्या करो, इससे जो भी नोट करना है इससे आप कर लो, ठीक है। तो देखोगे मैंने यहाँ आपके लिए सब कुछ लिख दिया है एक साथ, ठीक है ना, इसे बस उतार लोगे। मैं इसे एक बार बस पढ़ देता हूँ और जो कुछ भी बच गया था उसे मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो वैसे मैंने सब कुछ समझा ही दिया, बस इसे एक बार रीडिंग डालना है मुझे, ठीक है ना। बस ये आपके लिए लिखा गया ताकि आप लिख लो। देखो, इट इज अ लाइट येलो कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। लाइट येलो कलर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ तो है, समझ ही रहे हो, आरबीसी तो है ही नहीं, तो कलर रेड तो आएगा नहीं, ठीक है। आगे देखो, विच कंटेन प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी, दो ही चीजें समझ। और डब्ल्यूबीसी भी मेनली लिम्फोसाइट होते हैं, ये याद रखोगे आप, ठीक है ना, एक नया पॉइंट है, इसे याद रखोगे। आरबीसी एंड प्लेटलेट्स आर एब्सेंट, समझ रहे हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि टिश्यू में प्रेजेंट होता है। इट फ्लोज थ्रू लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल के थ्रू फ्लो करता है। क्लियर है ना, मैंने कहानी आपको समझा दिया है पूरा का पूरा। आगे देखना, मोस्ट ऑफ द टिश्यू या ऑर्गन्स जो भी होते हैं वो अपने सिक्रीशन समझते हो ना, सिक्रीशन एक्सक्रीशन, मैंने दोनों चीज बताया था। सिक्रीशन मीन्स उसमें कुछ बन रहा है उसको निकालना, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को निकालते हैं इनटू द लिम्फ इंस्टेड ऑफ ब्लड। ब्लड के जगह पे वो लिम्फ में ही निकालते हैं मोस्टली, लेकिन दिस लिम्फ इज अल्टीमेटली पास टू द ब्लड। आराम समझ में। तो इसीलिए इसको मिडिल मैन भी बोलते हैं, मेडिएटर या मिडिल मैन, समझ रहे हो ना। क्लियर है ना, वो मैंने एग्जांपल दिया था एक, ठीक है, कि मुझे दिल्ली जाना है, समझ सकते हो आप। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन देख लो आप इसका। तो फंक्शन देख लो, आपको पहले से पता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन टिश्यू टू ब्लड और ब्लड टू टिश्यू, समझ रहे हो। मेंटेन्स द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन बॉडी एडिंग बाई एडिंग और यहाँ बाई लिख लो, बाई एडिंग और रिमूविंग प्लाज्मा। क्लियर है ना। एक देखो नया पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, इसे स्पेशल पॉइंट बना के लिख लेना। लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल में ही देखोगे ना आप, कहीं कहीं पे बल्ज्ड होगा, बल्ज्ड पार्ट होंगे, ठीक है, उसी को हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं। लिम्फ नोड एक्चुअली एक लिम्फोइड ऑर्गन समझ लो आप इसे, जो इम्यूनिटी में हेल्प करता है हमारे बॉडी में, ठीक है ना। वो क्या करता है, तो पैथोजन को ट्रैप करता है, किल करने का काम करता है। क्योंकि आप ऐसा समझ लो कि लिम्फ नोड क्या है, तो ऐसे मान लो ये लिम्फ जा रहा है, अब लिम्फ में ही कहीं कहीं ना ये वाला पार्ट ऐसे स्वेलन है, आ रहा है समझ में। सो दिस इज लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड में क्या है ना कि ये स्पेशल एक समझ लो स्कूल है जहां पे डब्ल्यूबीसी को सिर्फ पढ़ाया जाता है, यानी यूं कहो कि यहाँ पे डब्ल्यूबीसी कंसंट्रेटेड फॉर्म में होंगे। तो बताओ यहाँ से जो भी पैथोजन जाएगा वो बच के जाएगा? बिल्कुल नहीं, नक्सलाइट एरिया है ना, समझते हो ना। तो इस तरीके से, तो दिस वाज ऑल अबाउट लिम्फ एंड ब्लड। यहाँ तक क्लियर हुआ कि आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो अगर समझ में नहीं आए तो दो बार जरूर देख लेना इस वीडियो को, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। लगभग मैंने यहाँ पे अगली क्लास का भी थोड़ा बहुत सिलेबस कवर कर दिया है यहाँ पे, उससे कोई इशू नहीं है। हम मैंने पहले ही बोला है, हम बिल्कुल बेसिक लेवल प्लस हाई लेवल दोनों पढ़ेंगे, ताकि आप जब भी इस वीडियो को बाद में भी देखो आपके कॉन्सेप्ट हर बार क्लियर हो, ठीक है ना। तो एक बार में आप समझने की कोशिश जरूर करना। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपने ये पढ़ लिया होगा, सही तरीके से समझ गए होगे। तो अब आपको करना क्या है, तो वीडियो को लाइक कर देना है, जिसकी वजह से और भी बच्चे देख सके, शेयर करना है दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है ना। और दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा शेयर करो,
ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल कमेंट करो, मैंने अपना नंबर दे रखा है, ठीक है ना। मैंने किसी वीडियो में शायद अपना नंबर बताया था, मुझे वीडियो का नंबर नहीं याद है कितने नंबर में बताया था, कोई नहीं। चलो फिर ठीक है, बाय, टेक केयर।